मध्य प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व को मिली NTCA की मंजूरी। माधव नेशनल पार्क बनेगा टाइगर रिजर्व। राज्य सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना का आना है बाकी। UNCCD COP16 वार्षिक सम्मेलन की हुई शुरुआत। रियाद में आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन। हमारी भूमि और हमारा भविष्य पर केंद्रित है सम्मेलन। केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। नैनो बबल तकनीक का किया शुभारंभ। जलीय जीवों के स्वास्थ्य में कारगर होगी तकनीक। ऑस्ट्रेलिया की संसद में पेश हुआ एक लैंडमार्क बिल पास होने पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगेगा प्रतिबंध। ऐसा कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश होगा ऑस्ट्रेलिया। जारी हुई ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट 2025। गंभीर स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति में है 343 मिलियन लोग। वैश्विक भूखमरी को लेकर जताई गई है चिंता। हाल ही में NTCA ने मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। यह पार्क अब मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बनेगा। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना का आना बाकी है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के तहत राज्य सरकार को NTCA की सिफारिश पर इसे नोटिफाई करना होता है। इस बीच रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। यह फ्लैगशिप कार्यक्रम 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाघों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर स्पीशीज कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया अपनी तरह का दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 टाइगर रिजर्व अधिसूचित किए गए थे। इनमें बांदीपुर, कॉर्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंभौर, सिमलीपाल और सुंदरबन शामिल हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत NTCA का गठन किया गया है। इस तरह NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक सांविधिक संस्था है। जानकारी के लिए बता दें कि माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। 1958 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यह पार्क झील, घास के मैदान और वन इकोसिस्टम के साथ बहुत ही यूनिक है। इस पार्क के दक्षिणी हिस्से में सांकी सागर और माधव सागर 2 झीलें मौजूद हैं, जो जलीय जैव विविधता और स्थलीय प्रजातियों के लिए जीवनदायी है। गौरतलब है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय धुबरी, वीरांगना दुर्गावती और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। हाल ही में UNCCD COP16 का वार्षिक सम्मेलन सऊदी अरब की रियाद में आयोजित हो रहा है। 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में 197 देश शामिल हो रहे हैं। COP16 का विषय है हमारी भूमि और हमारा भविष्य। उल्लेखनीय है कि यह अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र भूमि सम्मेलन होगा। बता दें कि UNCCD मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संक्षिप्त रूप है। इस सम्मेलन का उद्देश्य समुदाय के लाभ के लिए भूमि को बहाल करने और सूखे के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए निवेश और कार्रवाई में तेजी लाना है। जानकारी के लिए बता दें कि मरुस्थलीकरण एक प्रकार का भूमि क्षरण होता है। इसमें कुछ प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय गतिविधियों की वजह से उपजाऊ भूमि धीरे धीरे शुष्क रेगिस्तान में बदल जाती है। वर्ष 2021 में जारी हुई विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु और विकास पर ठोस कार्रवाई के बिना जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्तरी अफ्रीका में लाखों लोगों को अपने देशों के भीतर ही पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन और अस्थिर भूमि प्रबंधन के कारण वर्ष 2000 से सूखे की घटनाएं लगातार और गंभीर होती जा रही हैं, जिनमें 29% की वृद्धि हुई है। बता दें कि वर्ष 1992 में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 3 वैश्विक संगठन स्थापित किए गए थे। UNCCD जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन और जैविक विविधता पर सम्मेलन। ये संगठन प्रकृति के साथ संतुलन को बहाल करने के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण के तहत मिलकर काम करते हैं। हाल ही में हैदराबाद के अमीनपुर झील में रेड ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर पक्षी को देखा गया। यह पक्षी आमतौर पर पूर्वी यूरोप से वहां की कठोर सर्दियों से बचने के लिए प्रवास करता है, जहां माना जाता है कि दक्षिण एशिया में मध्यम तापमान और भोजन की प्रचुर मात्रा इसके अनुकूल होती है। बता दें कि रेड ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। इसका वैज्ञानिक नाम फिसेडुला पर्वा है। यह ओल्ड वर्ल्ड फ्लाईकैचर परिवार का एक छोटा गौरैया पक्षी है, जो कभी कभी अंजीर, बरगद या पीपल खाते हुए पाया जाता है। इनमें नर और मादा का रंग अलग अलग पाया जाता है।
नर का गला लाल नारंगी रंग का होता है जो ऊपर तक फैला होता है, जबकि मादा का रंग पूरी तरह से भूरा होता है। यह पक्षी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के पर्णपाती मिश्रित जंगलों में वसंत से गर्मियों तक प्रजनन करता है। यह सर्दियों के महीनों में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास करता है। इसका मुख्य भोजन कीड़े और अन्य अकशेरुकी जैसे भृंग और मकड़ियाँ, ड्रैगन फ्लाई, चींटियां और केंचुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रेड ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा लीस्ट कंसर्न के तहत संरक्षित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि यह तकनीक शैवाल और इसी तरह के अन्य जैविक तत्वों की वृद्धि को हटाकर गंदे तालाब के पानी को साफ कर सकती है। इस तकनीक का उपयोग दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में ट्रायल के तौर पर 15 दिन के लिए किया जाएगा। इस तकनीक का लक्ष्य जल को स्वच्छ रखना है, जिससे जलीय जीवों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित हो सके। इस नई तकनीक से जल की गुणवत्ता में सुधार होगा और जानवरों को लाभ होगा। बता दें कि नैनो प्रौद्योगिकी में पदार्थों को नैनोमीटर के स्तर पर डिजाइन और नियंत्रित किया जाता है। नैनो प्रौद्योगिकी से पदार्थ के गुणों में बेहद सूक्ष्म स्तर पर भी सुधार किया जा सकता है। यह नई पीढ़ी के निर्माण सामग्री जैसे नैनो कोटेड धातुएं, कार्बन नैनोट्यूब्स और ग्रेफीन के उत्पादन में मदद करता है। इस तकनीक का उपयोग ऊर्जा संचयन, प्रदूषण नियंत्रण, दवाइयों के निर्माण और अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उल्लेखनीय है कि नैनो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी किया जा सकता है। नैनोमीटर आकार के कण दवाओं को लक्षित स्थानों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे दवाओं के दुष्प्रभाव कम होते हैं और उपचार प्रक्रिया तेज होती है। हाल ही में FSSAI ने पैकेज ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाले खाद्य के रूप में वर्गीकृत किया है। दरअसल अब इन उत्पादों को बेचे जाने से पहले विशेष निगरानी और निरीक्षण से गुजरना होगा। इसके तहत इन उत्पादों का अनिवार्य रूप से जोखिम निरीक्षण होगा और तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट किया जाएगा। इससे इन उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा निर्धारित होगी। बता दें कि उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादों का अनिवार्य जोखिम आधारित निरीक्षण किया जाता है। इनमें डेयरी, मांस, मछली, अंडे, तैयार भोजन, भारतीय मिठाइयाँ और फोर्टिफाइड चावल जैसी चीजें शामिल हैं। गौरतलब है कि FSSAI ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर को भी इसमें जोड़ दिया है। इसके तहत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को अपने कारोबार का वार्षिक लेखा परीक्षण कराना होगा। इसका मकसद उपभोक्ताओं के लिए इन उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार करना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है। इसका नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। यह खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। साथ ही खाद्य पदार्थों के संबंध में मानक और दिशा निर्देश भी निर्धारित करता है, जबकि यह खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए लाइसेंस, पंजीकरण और मान्यता का प्रावधान करता है। हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित नए अध्ययनों ने आनुवांशिकी के नियमों को चुनौती दी है। दरअसल पारंपरिक आनुवांशिकी में माना जाता था कि केवल कोशिका की न्यूक्लियस में स्थित DNA ही आनुवांशिक जानकारी का मुख्य स्रोत होता है, लेकिन नए शोधों से यह सामने आया है कि कोशिका के अन्य हिस्सों में मौजूद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम DNA यानी ECDNA कैंसर और दवा प्रतिरोध की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। बता दें कि ECDNA वह DNA होता है जो पारंपरिक क्रोमोसोमल DNA के अलावा कोशिका के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। ECDNA लगभग 40% कैंसर कोशिका रेखाओं में और 90% मस्तिष्क ट्यूमर नमूनों में मौजूद होते हैं। वहीं DNA की बात करें तो इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है जो सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि जीवों के गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन DNA में ही पाए जाते हैं। DNA न्यूक्लियोटाइड नामक रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है, जिसमें फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन बेस शामिल होते हैं। बता दें कि DNA के एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं, जिसमें फॉस्फेट और शर्करा समूह बारी बारी से जुड़ते हैं। गौरतलब है कि न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक ऐतिहासिक बिल पेश किया गया है, जो 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। यह बिल दुनिया का पहला ऐसा कानून बनेगा जो बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ऐसी आयु सीमा निर्धारित करेगा। इस बिल को ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा पारित किया गया है और अब यह सीनेट के पास है, जहां इस पर अंतिम मंजूरी दी जानी बाकी है। गौरतलब है कि इस कानून का उद्देश्य बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।
और साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पर होने वाली खतरनाक गतिविधियों जैसे साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट से भी बचाना है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर नशे की आदतों, अवसाद और आत्मसम्मान की कमी जैसे मुद्दों में वृद्धि हो रही है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत पहल है। यह बिल सीनेट से पारित हो जाने के बाद यह अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जो अपने युवाओं की सुरक्षा के लिए इसी तरह के बड़े कदम उठाना चाहते हैं। यह कानून डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा को एक प्राथमिकता देने का संकेत है। हाल ही में भारत की प्रगति पहल को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विश्व भर के विचारकों और नीति निर्धारकों के बीच प्रशंसा मिली है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स के ने प्रगति पहल को अन्य देशों के लिए एक आदर्श मानते हुए इसे गवर्नेंस के रूप में उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। बता दें कि प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का संक्षिप्त रूप है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ाना और उन्हें पारदर्शिता के साथ लागू करना है। इस पहल के तहत हर माह उच्च स्तर पर मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठकें की जाती है, ताकि चल रही योजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके और समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान किया जा सके। गौरतलब है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि प्रगति पहल ने सरकारी योजनाओं को न केवल तेज किया है, बल्कि इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को भी बढ़ावा मिला है। साथ ही इस पहल के तहत भ्रष्टाचार को कम करने और निर्णयों की तेजी से कार्यान्वयन में मदद मिलती है। यह पहल दुनिया भर के देशों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है, जहां गवर्नेंस सुधार की आवश्यकता है। हाल ही में ज्योतिरामादित्य सिंधिया ने असम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव की घोषणा की। इस महोत्सव का उद्देश्य भारत के विकास में उत्तर पूर्व क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना है। बता दें कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इस महोत्सव में विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों की संस्कृति, कला और पर्यटन क्षेत्रों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें क्षेत्र की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इस महोत्सव का लक्ष्य उत्तर पूर्व भारत की सांस्कृतिक धरोहर को प्रमोट करने के साथ यहाँ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करना है। गौरतलब है कि भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र 8 राज्यों का एक समूह है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। ये राज्य भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं और राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विविधतापूर्ण है। उत्तर पूर्व भारत की विशेषता इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, बहुभाषी समाज और विविध आदिवासी जनजातियों में है। बोडो, नागा, गारो, मिजो और खासी जैसी कई जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। यह क्षेत्र भूटान, म्यांमार और चीन के साथ देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से भी इन राज्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संबंध में मौजूदा जानकारी देती है। साथ ही इसमें खाद्य संकटों का सामना करने तथा भूखमरी के मूल कारणों से निपटने के लिए WFP द्वारा सुझाए गए समाधानों पर भी जोर देती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 74 देशों में लगभग 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1.9 मिलियन लोग भूखमरी की कगार पर हैं। इसकी वजह सुडान, गाजा आदि भूखमरी वाले क्षेत्रों में सशस्त्र हिंसा को प्रमुख कारण माना जा रहा है, जबकि खाद्य महंगाई, चरम मौसमी घटनाएं आदि इसके अन्य कारकों में शामिल है। ऐसे में आंकड़ों की माने तो करीब 65% लोग संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, जहां गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। वहीं रिपोर्ट में WFP को दुनिया के सबसे कमजोर 123 मिलियन लोगों को सहायता देने के लिए 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता पर बात की गई है। यह सहायता उन देशों में दी जाएगी जो गरीबी, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से समस्याओं से जूझ रहे हैं। बता दें कि विश्व भर के कुपोषित लोगों में से 1/4 लोग भारत में रहते हैं। इसके अलावा 6 से 59 महीने के 38% बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। WFP ने भूखमरी से निपटने के लिए कई दीर्घकालिक समाधान की बात की है। इनमें स्थानीय पौष्टिक खाद्य विकल्प, फूड फोर्टिफिकेशन और सामाजिक सुरक्षा में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो 2030 तक भूख को खत्म करने, खाद्य सुरक्षा हासिल करने और पोषण में सुधार करने के लिए समर्पित है। यह आपातकालीन राहत, विकास और सामाजिक संचालन में सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आइए अब खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। माधव नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। 2. इसे 1959 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 3. हाल ही में NTCA ने पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह ओल्ड वर्ल्ड फ्लाई कैचर परिवार का एक छोटा गौरैया पक्षी है। 2, इसका वैज्ञानिक नाम फिसेडुल्ला परवा है। 3, इसे IUCN द्वारा लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, FSSAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक स्वायत्त निकाय है। 2, इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2008 के तहत की गई है। 3, इसका नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका आयोजन असम के जोरहाट में किया जाएगा। 2, इसका उद्देश्य भारत के विकास में उत्तर पूर्व क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना है। 3, इसकी घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। 2, यह न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। 3, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में उबर ने कश्मीर के प्रसिद्ध डल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत की है। यह पहल पर्यटकों के अनुभव में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई है। इसमें उबर की प्रौद्योगिकी और कश्मीर की पारंपरिक शिकारा नावों का संयोजन किया गया है। इस अभिनव पहल के साथ पर्यटक अब उबर के राइड हेलिंग ऐप के माध्यम से पहले से बुक की गई शिकारा सवारी का आनंद ले सकेंगे। यह सेवा वर्तमान में 7 स्थानीय शिकारा संचालकों के साथ साझेदारी कर रही है। ये शिकारे डल झील के बीचों बीच स्थित एक सुंदर द्वीप नेहरू पार्क में स्थित है। हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप में किया गया। बता दें कि सांची का महान स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जिसमें आमतौर पर बुद्ध या अन्य संतों के पवित्र अवशेष रखे जाते हैं। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य वंश के सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका निर्माण बुद्ध के अवशेषों को रखने तथा बौद्ध पूजा के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए किया गया था। गौरतलब है कि यह स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल भी है। हाल ही में नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। बता दें कि नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में किया गया था। तब से इस दिन को हर साल नागालैंड राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह राज्य 7 सिस्टर राज्यों में से एक है। इसकी सीमा पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भाग तथा दक्षिण में मणिपुर से लगी हुई है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। गौरतलब है कि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। इसे हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। यह महोत्सव नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति, पारंपरिक संगीत, नृत्य, कला और शिल्प का प्रदर्शन करता है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागालैंड का राज्य पक्षी है। बीते दिनों भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का आयोजन शुरू हुआ। बता दें कि यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक पुणे में आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह इस संयुक्त अभ्यास का पहला संस्करण है। इस अभ्यास में कंबोडियाई सेना की टुकड़ी से 20 सैनिक और भारतीय सेना की टुकड़ी से इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सैनिक शामिल होंगे। गौरतलब है कि अभ्यास में सिनबेक्स एक नियोजन अभ्यास है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों का युद्ध अभ्यास करना है। बीते दिनों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस आयोजित किया गया। इस दिवस पर भारत सरकार ने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि साझा करते हुए कहा कि देश ने पिछले 13 वर्षों में HIV संक्रमण के मामलों में 44% की गिरावट दर्ज की है। बता दें कि एड्स एक जानलेवा स्थिति है जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी HIV के कारण होता है।
ये वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे व्यक्ति विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों का शिकार हो जाता है। HIV संक्रमण रक्त समागम और संक्रमित सुइयों के माध्यम से फैलता है। उल्लेखनीय है कि HIV की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। बीते दिनों भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 आयोजित हुआ। बता दें कि यह इस अभ्यास का 13वां संस्करण था, जो 28 से 30 नवंबर 2024 तक महाराष्ट्र के देवलाली में संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय अभ्यास में सिंगापुर आर्टिलरी के 182 सैनिक शामिल थे और भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 कार्मिक शामिल थे। गौरतलब है कि इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत बहुराष्ट्रीय बल के रूप में एकजुटता हासिल करने के लिए अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ में वृद्धि करना है। बीते दिनों 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। बता दें कि इस दिवस का उद्देश्य चीतों को विलुप्त होने से बचाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चीते मुख्य रूप से उप-सहारा अफ्रीका के खुले घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जहां वे मृग, जंगली जानवरों के बछड़े, खरगोश और पक्षियों जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में चीतों को पुनर्वासित करने के लिए वर्ष 2022 में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए थे। भारत में कुनो नेशनल पार्क को इन चीतों के आवास के रूप में चयन किया गया है। हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.45 करोड़ पंजीकरण किए गए और साथ ही 6.34 लाख सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। बता दें कि इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में की गई थी। इस योजना का मकसद भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत घरों को अपनी छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2027 तक 1 करोड़ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अनुमान है कि इस योजना से सरकार को प्रतिवर्ष बिजली लागत में 75,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।